नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा सत्र शुरू होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा सत्र शुरू होगा। कोरोना काल के बीच सत्र बुलाने की तैयारी की गई है। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार कर रहा है खाका। विपक्ष कोविड फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। तो आपको बता दें कि 7 सितंबर को विधानसभा सत्र हिमाचल विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इस बार कोविड-19 को देखते हुए सत्र के दौरान खास तैयारियां होंगी। विपक्ष कोविड फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि सत्र की तैयारियों के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक फिलहाल जारी है। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और कोविड-19 को देखते हुए सत्र के दौरान खास तैयारियां होंगी। विपक्ष कोविड फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से आपको बता देते हैं। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां जारी हैं और इसी के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक भी की जा रही है। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। खासतौर पर कोविड-19 को देखते हुए सत्र के दौरान खास तैयारियां की जाएंगी और विपक्ष कोविड फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए विपक्ष की तरफ से जो कोविड फंड दिया गया है उसके दुरुपयोग का भी आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण काल में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? जी देखिए, जो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र है वो 7 तारीख से शुरू हो जा रहा है, जो 18 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जो है वो 10 बैठकें इस दौरान रखी गई है। जहाँ तक तैयारी की बात की जाए तो पिछले कल जो है शिमला के जो एसपी है उन्होंने विधानसभा आकर जो सुरक्षा है उसकी जो उसका जायजा लिया है। जी जी, जिस तरीके से कोविड फंड को लेकर भी दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है घेरता जा रहा है कोविड फंड को लेकर, तो सत्र के हंगामेदार होने की भी पूरी आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो विधानसभा सत्र है वो चाहे वो बेशक 10 दिन का है, लेकिन इस बार जो सत्र है वो इस बार भी जो वो हंगामा पूर्ण रहने वाला है। विपक्ष जो है हर मुद्दों पे जो सरकार को घेरने की वो कोशिश करेगा, वो चाहे कोविड फंड हो या फिर नौकरी का मुद्दा हो या फिर आउटसोर्स को लेकर जो काफी समय से जो मुद्दा विधानसभा में उठता आ रहा है। आउटसोर्स के मुद्दे को विपक्ष जो है वो बखूबी जो उठाता आ रहा है। लेकिन हर बार जो सरकार है वो उनको जो कुछ नई से नई नीति लाकर जो है वो वहीं पे वापस आता है। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनीश कि जिस तरीके से अब कोविड का कहर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में भी, तो विधानसभा के भीतर कोविड को देखते हुए सिटिंग में कुछ तब्दीली की गई है, कुछ तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जी देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने इस बार जो बैठने के लिए जो पत्रकार है उन्हें अलग से कैबिन दिया गया है। हर एक अखबार टीवी और न्यूज चैनल से एक ही जो पत्रकार उसमें अलाउ होगा। बाकी जिस तरह से जब विधानसभा में जो एंट्री होगी, एंट्री के दौरान भी जो विधायकों की और पत्रकारों और जो स्टाफ है उनका जो वो मशीन के द्वारा जो वो जो बुखार जो वो टेस्ट किया जाएगा, उसके बावजूद ही उन्हें विधानसभा के अंदर आने की अनुमति होगी। जी ये भी जानना चाहेंगे अनीश, कौन कौन से अहम बिल जो है सत्र में पारित किए जा सकते हैं? हाँ जी देखिए, इस बार जो है मंदिरों को जो खोलने का है वो भी जिस तरह से कल जो हिमाचल प्रदेश की जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें निर्णय लिया जाता है कि मंदिर को खोलने के लिए एसओपी तैयार
कब तक हो जाएगी, कि कब जो है वो मंदिरों को खोला जाएगा। उसी तरह जो होटल्स है, होटल को भी अभी तक पूरी तरह से खोला नहीं गया है, उस पे भी चर्चा होगी। हो सकता है कि ये जो मुद्दे हैं विधानसभा में इस तरह से ये जो है मुद्दे उठ सकते हैं। जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से मेडिकल जो किट घोटाला था उसे लेकर भी जो है विपक्ष हंगामा रहा है, काफी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इसे लेकर भी क्या ये मुद्दा उठाया जा सकता है सत्र में? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि जो विपक्ष है वो हर एक मुद्दे को विधानसभा में उठाएगा और सरकार को वो हर मुद्दे पर जो घेरने की कोशिश करेगा। वो चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे अस्पताल में घोटाले का मुद्दा हो। जिस तरह से जो अभी बसें हैं, बसें भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से नहीं चल पा रही है। जो शिमला शहर के जो और प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अभी भी बसों से जो है वो वंचित है। ये सब मुद्दे जो है वो विधानसभा में उठ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की तरफ से विपक्ष के जो सवाल हैं उन पर लेकर क्या नीति हो सकती है? जिस तरीके से बस किराए का भी मुद्दा जो है लगातार गरमाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जो बस ऑपरेटर है उनकी तरफ से पहले हड़ताल भी की गई थी। जी बिल्कुल, अभी जो प्राइवेट जो बसें हैं वे अभी भी कुछ एक बसें जो है वो अपने स्थानों पर खड़ी है, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि जो सरकार ने जो किराया बढ़ाया है वो कम है, उसे थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन इसका जो सारा असर जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन पर पड़ रहा है। दूर दराज के लोग जो है वो दूसरी जगह तक नहीं जा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो ग्रामीण क्षेत्रों को पड़ रहा है। और जो विधायक है, विधायक इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में अपना पक्ष उठा सकते हैं। वहीं इस दौरान जो ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ पर इस वक्त जो सेब सीजन भी जोरों पर चढ़ रहा है। तो साथ ही जो अगर सड़कों की बात की जाए तो जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र, हिमाचल विधानसभा सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर कोविड के चलते सत्र की तैयारियों के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक भी की जा रही है और विधानसभा सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के आसार इस बार हैं। जिस तरीके से कोविड-19 के चलते सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र 7 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक चलेगा और विधानसभा सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के जो है आसार जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है सरकार को, फिर चाहे मुद्दा हो सैनिटाइजर घोटाला, मेडिकल किट का जो घोटाला हुआ है, साथ ही बस जो किराए में जो बढ़ोतरी हुई है, ये तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर लामबंद रहा है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। अब आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से की गई ये लामबंदी अब सड़क से सदन की तरफ दिखाई दे सकती है, सदन में भी दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है इन तमाम मुद्दों को लेकर, वहीं विपक्ष कोविड फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। जिस तरीके से कोविड फंड को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है हिमाचल प्रदेश में, भारत में फंसे पाक नागरिकों को वापस भेजा पाकिस्तान। अटारी वाघा बॉर्डर से भेजा पाकिस्तान। लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे थे पाकिस्तानी नागरिक। भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तानी नागरिक खुश हैं। विदेश मंत्रालय और पाक उच्चायोग को धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ये नागरिक फंसे हुए थे। अब भारत में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजा गया है। हालांकि जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से कोई डायलॉग एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ फंसे हुए थे इन हालातों में भी उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इसी के चलते जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्होंने भारत का धन्यवाद किया है और खुशी जाहिर की है। दरअसल ये पाकिस्तानी नागरिक भारत में फंसे हुए थे
और भारत सरकार के इस फैसले से ये नागरिक खुश हैं। विदेश मंत्रालय और पाक उच्चायोग को उन्होंने धन्यवाद किया है, जिस तरीके से उन्हें अब वापस भेजा जा रहा है। वही खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बैबलकला गोलीकांड जांच में नया मोड़ आया है। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह सरकारी गवाह बनने को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, मामले में आरोपी हैं इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह। एसआईटी ने फरीदकोट जिला अदालत को जानकारी दी। अदालत ने 24 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बैबलकला गोलीकांड में की जांच में नया मोड़ आया है। पूरे मामले में अब आपको बता दें कि इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मामले में आरोपी हैं इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, जो कि अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। एसआईटी ने फरीदकोट जिला अदालत को जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अदालत ने 24 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बैबलकला गोलीकांड जांच में नया मोड़ सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बैबलकला गोलीकांड जांच में नया मोड़। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह सरकारी गवाह बनने को तैयार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मामले में आरोपी हैं इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह। अब वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। एसआईटी ने फरीदकोट जिला अदालत को जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, अदालत ने 24 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, ये मामला काफी पुराना है, इसे लेकर सियासत भी लगातार पंजाब में गर्म रहती है। और अब इस गोलीकांड का जो गवाह है, अब कहीं ना कहीं इस गोलीकांड का जो गवाह है, अब उसने सरकारी गवाह बनने के लिए हामी भर दी है और रजामंदी दे दी है। एसआईटी ने फरीदकोट जिला अदालत को यह जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मामले में आरोपी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, जो कि अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2015 को इस गोलीकांड में 2 सिख नौजवानों की मौत हो गई थी। उसके बाद से दरअसल ये विरोध प्रदर्शन जो है, ये बलगाड़ी वर्दी मामले में किया जा रहा था, जिस दौरान 2 सिख नौजवानों की मौत हो गई थी पुलिस फायरिंग में। और उसके बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता रहा और अब इसमें एक नया मोड़ आया है। हालांकि अदालत ने 24 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी है, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ ये आया है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह है, उन्होंने अब सरकारी गवाह बनने के लिए रजामंदी दे दी है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बैबलकला गोलीकांड में अदालत ने हालांकि 24 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस पूरे मामले में अब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने खुद कहा है कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आरोपी हैं इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, जो कि अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। वहीं पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 1481 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 55,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के 15,600 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना को 39,000 से ज्यादा मरीजों ने मात भी दी है। कोरोना से पंजाब का रिकवरी रेट 70% से ज्यादा है। वहीं अब अगर हम पंजाब में कोरोना के सबसे अधिक संक्रमित जिलों की बात करें तो लुधियाना में कोरोना के 242 मामले, जालंधर में 171 मामले, पटियाला में 160, एसएस नगर में 112 मामले, अमृतसर में 99 मामले सामने आए हैं। और ये आंकड़ा लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पंजाब में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है, लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है लोगों की तरफ से बरती जा रही लापरवाही। पंजाब में लोगों की तरफ से पूरी लापरवाही बरती जा रही है जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती है, पंजाब सरकार की तरफ से पूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।
वहीं आपको बता दें कि जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं खास तौर पर वहाँ पर भी हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर भी सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि लोग ये जानते हुए भी कि वायरस खतरनाक है, केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुद पूरी लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि लोगों को ये समझना होगा कि उनकी सुरक्षा उन्हें खुद करनी है। जिस तरीके से पंजाब में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, हालांकि रिकवरी रेट पंजाब में काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से जिस रफ्तार से कोरोना यहाँ पर बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते अब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अपने आप को सुरक्षित रखें। और जिस तरीके से अब डेथ रेट की भी अगर बात की जाए तो डेथ रेट भी पहले के मुकाबले अब पंजाब में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को खुद ये समझना होगा कि वो कैसे इस खतरनाक वायरस से बच सकते हैं, मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो 24 घंटे में 1481 मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला लुधियाना है, जहां पर 242 मामले हैं। इसी के साथ एस नगर, जालंधर, अमृतसर, ये भी तमाम हॉटस्पॉट एरियाज़ है जहां पर केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पटियाला में भी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 160 मामले हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका जो पटियाला में राजपुरा है। सो लगातार यहाँ पर केसेस में जो इजाफा देखने को मिल रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह बताई जा रही है कि लोग पूरी लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और सख्त होता जा रहा है, यहाँ पर लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। और जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू के दौरान भी पुलिस की तरफ से जगह जगह पर जाकर नाके के दौरान ये तलाशी ली जाती है कि कौन सी दुकानें खुली हैं और उस दौरान कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद लोग इन तमाम चीज़ों से अनजान होते हुए लापरवाही बरत रहे हैं और यही वजह है कि पंजाब में अब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात करें तो 15,000 के पार एक्टिव केसेस हैं और सबसे प्रभावित जिला पंजाब में लुधियाना है, जहां पर केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 242 केसेस हैं लुधियाना में और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम पंजाब में रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी पंजाब में काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम केसेस रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि तेज़ी से केसेस यहां पर बढ़ रहे हैं। वहीं पंजाब में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कोरोना वायरस के साथ मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। नाभा की सब तहसील बादसों में भाजपा नेता नरेश सूद की कोरोना से मौत हो गई। परिवार ने राजेंद्र अस्पताल के प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेश घर से ठीक ठाक हालत में गए थे, लेकिन राजेंद्र अस्पताल में ट्रीटमेंट ठीक न होने के कारण उनकी मौत हुई है। वहीं बादसो अस्पताल के डॉक्टर अमन ने कहा कि मौत कोरोना के कारण हुई है और बाकी पारिवारिक सदस्यों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं पारिवारिक मेंबरों ने। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई है उनके परिवार के सदस्य की। बीजेपी कार्यकर्ता है नरेश, जिनकी की कोरोना से मौत हुई है और इससे पहले भी, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी जिसमें कि राजेंद्र अस्पताल पर सवालिया निशान खड़े किए थे लोगों ने। वहाँ के मरीजों ने कहा था कि वहाँ पर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा। मरीजों के परिवार वालों का ये आरोप था कि वहाँ पर ठीक से इलाज नहीं होता है मरीजों का और वहाँ पर सवालिया निशान अस्पताल प्रशासन पर खड़े किए गए थे इससे पहले भी। और अब एक बार फिर से नाभा के इस परिवार ने आरोप लगाया है कि उनका जो बेटा है, उनकी जो मौत हुई है, इसी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से इन तमाम आरोपों को नकारा गया है। सवेरे उठे मतलब कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਸੀਨੇ। ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਜੀ ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁੱਝਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 60-65 ਤੇ ਹੋ ਗਈ 80-85-90 ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਏ। ਤੜਕੇ ਹੀ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ नहीं लगता जी वो दे रहे हैं, उत्थे जेड़ा भी जाता मर के ही निकलता, असीं तां अखी देख आए। यहाँ पर परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए होशियारपुर के मुकेरिया का एक जवान शहीद हो गया। सूबेदार राजेश कुमार की शहादत से गांव कलिसपुर कलोता में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक आज शहीद का शव उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद राजेश के परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता हैं। परिजनों को शहीद के जाने का दुख है, तो वहीं राजेश की शहादत पर गर्व भी है। आपको बता दें कि मुकेरिया का ये जवान मुठभेड़ में शहीद हुआ था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और शहीद के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। वहीं शहीद राजेश की शहादत पर गांव वालों को गर्व भी महसूस हो रहा है। जहां पर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों को और गांव वालों को इस अपने शहीद बेटे पर गर्व भी महसूस हो रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद राजेश को अंतिम विदाई दी जाएगी और राजेश की शहादत को पूरा गांव और पूरा देश सलाम करता है। पिंड कलीचपुर कलोते दे सूबेदार राजेश कुमार जी जिहड़े अपने देश की राखी करते हुए सरहद ते शहीदी का जाम पी गए है। असीं अज उन्होंने पिंड उन्होंने परिवार मैंबर नाल मिल के आए हैं। बहुत गर्व महसूस किया उहदे प्यो ने कि मैं भी आर्मी की सेवा की और मेरा बेटा भी जिहड़ा देश की सेवा करता हुआ शहादत जाम पी गया। तो आपको बता दें कि आज शहीद का शव उनके पैतृक गांव पहुंचेगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। खन्ना के वार्ड नंबर 1 निवासियों ने कीड़ों की समस्या के चलते पास के डीओसी से भरे गोदाम में वो पहुंच गए। वार्डवासियों का कहना था कि गोदाम में पैदा हुए अनाज में कीड़ों की वजह से उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कीड़े बच्चों के कानों में भी घुस जाते हैं, जिससे बच्चे भी परेशान रहते हैं। लोगों का कहना है कि इस बारे में प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, मगर लंबे समय से चली आ रही ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। गुस्साए लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की अपील की है। वहीं गोदाम के सुपरवाइजर का कहना है कि दवाई डालने का काम चल रहा है, जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सर वैसे हमने बता दिया, लेकिन आपको शुक्रवार तक हमने टाइम दे दिया। शुक्रवार तक हम आपकी समस्या हल कर देंगे। ये तो काफ़ी लंबे समय से समस्या आ रही है कि कंपनी वालों को कुछ नहीं पता इस बारे में। नहीं सर, एक में हमने दवाई पा दी, दूसरे का काम चल रहा है और सर उसमें अभी दवाई रखवा देंगे। आपकी समस्या का हम पहले से सोच रहे थे, बोले सुसरी कुछ बढ़ती हुई ज़्यादा जा रही है तो इसमें दवाई पा देते हैं। जब गांव वालों को मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है सुसरी की वजह से, तो उनका जिम्मेवार कौन है? सर वो बात तो वैसे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे गोदाम गांव से काफ़ी दूर है, लेकिन गांव में कैसे जा सकती हैं सुसरियाँ? लेकिन वो बात भी ठीक है, लेकिन हमारे गोदाम में जैसे सुसरी पैदा हो गई, हमारा फर्ज निभता है, हम सुसरी मरवाएंगे।
ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਆ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਖੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਫਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਇਹ ਕੱਢਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ HCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 2, 2.5 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।